हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक से होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोगों ने जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस लास्ट चैप्टर में किया था, तो उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली जो देखा था वो उसमें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी इंटरनल फोर्सेस के जो इम्पैक्ट थे वो हम लोगों ने देखे। अब इंटरनल फोर्सेस में क्या क्या हम लोगों ने देखा, हमने क्या क्या स्टडी किया। हम लोगों ने इंटरनल फोर्सेस में जिन जिन चीजों के बारे में स्टडी किया उसमें किस तरह से जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज काम करती हैं। बेसिकली उसमें प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही होता है जो भी उसका एक मेन उसमें प्रोसेस या जो भी उसका एक वहां पर एक कारण जो है रहता है। तो देखते हैं फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया, फिर उसमें आगे चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थ मूवमेंट देखा, दो तरह की फोर्सेस के बारे में बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मैंने आपको पहले भी बताया इंटरनल फोर्सेस में हम लोगों ने दो तरह की फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था। जेस्ट्रोफिज्म किया था और दूसरा जो है वो सडन मूवमेंट किया था। जेस्ट्रोफिज्म में दो हिस्सों को हमने पढ़ा था कि उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, या उसमें दो फोर्सेस थी, एप्रोजेनिक जो एक मूवमेंट था और एक ओरोजेनिक मूवमेंट था। उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे काम करती है, कैसे एक में माउंटेन्स बनते हैं, दूसरे में जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ सी से बाहर निकल के कैसे प्लेन या कोस्टल प्लेन बनाती है, ये सारा हमने देखा। और सडन फोर्सेस में हम लोगों ने अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म के बारे में स्टडी किया। एक्सटर्नल फोर्सेस को भी हम लोगों ने बेसिकली जो है वो डेन्यूडेशन के प्रोसेस में वेदर और इरोजन को दो हिस्सों में रख के कैटेगराइज किया था। और रनिंग वाटर और अपना जो है ओशनिक वाटर और साथ में जो है ग्लेशियर्स और विंड, ये इसके एजेंट थे, बेसिकली इसके एजेंट थे। उसी प्रोसेस में आगे चलेंगे। एक्चुअली आज जो स्टडी करेंगे वो एक्सटर्नल फोर्सेस ही करेंगे। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा हमने स्टडी किया, माउंटेन्स के बारे में देखा कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, राइट, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द माउंटेनियस रीजन। फिर प्लेटो के बारे में देखा, फिर इसी तरह से प्लेन और ग्रासलैंड को स्टडी किया, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट आज का शुरू करते हैं जो कि है एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। इसको एक्सोजेनिक फोर्सेस के तौर पर भी जाना जाता है। ये फोर्सेस मैंने बताया कि अर्थ के एक्सटीरियर में ओरिजिनेट होती है। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा था तो एंडोजेनिक जो फोर्सेस थी, जो इंटरनल फोर्सेस थी, वो क्या कर रही थी, ये माउंटेन बिल्डिंग कर रही थी। मान लीजिए माउंटेन बन गया, ठीक है, यहाँ पर कोई माउंटेन बन गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि रेनफॉल, ठीक है, और जो है यहाँ पर टेम्परेचर, जो सन का जो टेम्परेचर आएगा, जो सनरेज आएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिकम्पोज करेगी, इसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगी। तो डिसइंटीग्रेशन में चट्टाने टूट जाती, ठीक है, फिर रिवर आएगी, फ्लो आएगा पानी का और वो इसको बहा कर ले जाएगा अपने साथ। तो क्या होगा कि इसमें इरोजन हो जाएगा, इरोजन होने से यहाँ पर इस तरह से वी शेप की वैली बन जाएगी, ठीक है। या फिर कहीं पे कोई ऐसे जो है इस तरह से कि इससे एक पैनी प्लेन बन सकता है, सराउंडिंग में हिल्स रहेगी और बीच में जो है एक प्लेन यहाँ पर बन जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था चंबा का है, कश्मीर का है। तो इस तरह से ही एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है काम करती है। तो जो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर जो है एक लैंड वेदरिंग प्रोसेस काम करता है, यानी कि यहाँ पे टूट फूट होगी, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से या फिर रेनफॉल की वजह से, ठीक है, उनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से ऐसा होता है, राइट। तो आगे चलते हैं इसी में। अगला जो है वो डेन्यूडेशन है। अब डेन्यूडेशन क्या है, ये प्रोसेस को समझते हैं। एक्चुअली किसी भी तरह का डिसइंटीग्रेशन होना रॉक्स में एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, वो प्रोसेस डेन्यूडेशन कहलाता है। हिंदी में से अनाच्छादन बोलते हैं, यानी कि चीजों को कट जाना। जब कोई भी प्रोसेस में कोई भी रॉक या कोई भी एक लैंडफॉर्म किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इरोड होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो डेन्यूडेशन कहलाता है। सिर्फ इरोजन ही डेन्यूडेशन कहलाता है। डेन्यूडेशन का जो नेक्स्ट यानी कि जो डेन्यूडेशन होने के बाद जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है वो होता है डिपोजिशन से, ठीक है। अब डिपोजिशन कैसे होगा, क्योंकि कोई चीज अगर कटेगी, इरोड होगी, तो वो कहीं ना कहीं जाकर डिपोजिट तो होगी अर्थ पर, ऐसा तो नहीं कि स्पेस से बाहर निकल जाएगी, राइट। तो ये प्रोसेस जो है रहता है, मतलब इट्स लाइक दैट, सपोज कि आप किसी किताब की दुकान पर गए, यू आर जस्ट वेंट टू द बुक शॉप और आपने एक बुक खरीदा और उसको घर ले आए। तो बुक ने क्या किया, बुक इरोड हो गई एक बुक शॉप वाले की यहाँ से और आपके घर पे डिपॉजिट हो गई।
आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो वो डिपॉजिट ही रहेगी, ठीक है, तो वो डिपोजिशन हो गया, राइट। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस में ये काम करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें वेदरिंग आता है, जैसे मैंने बताया, मास फास्टिंग आता है, जब चीजें बड़े हिस्से में कट जाती है, इरोजन आता है, जब चीजें बह जाती है, और डिपोजिशन आता है एंड में। तीनों प्रोसेस होने के बाद डिपोजिशन ही होता है, ठीक है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस के हिस्से हैं, राइट। एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होता है, जनरल टर्म में इसको डेनुडेशन ही बोला जाता है, जिसमें सभी चीजें कवर करता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? ये ग्रेविटी और ग्रेडियंट की वजह से होता है। दो मुख्य कारण है। माउंटेन खड़ा है, ठीक है, माउंटेन के किनारे जेंटल हो सकते हैं या स्टीप हो सकते हैं, राइट। स्टीप मतलब तेज या स्लो ढलान वाले होंगे, लेकिन टूटेंगे क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ को असर डाल रही है? ग्रेविटी हमेशा नीचे को असर डालती है, तो वो चीजों को तोड़ने में मदद करती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर, ठीक है, सरफेस पे वो दिखाई देता है ग्रेडियंट के तौर पे, ठीक है। तो वो काफी हायर लेवल से लोअर लेवल का हो सकता है, प्रेशर काफी ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर का हो सकता है, इसलिए रॉक्स या दूसरी चीजें डिसइंटीग्रेट होने लगती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो अर्थ के मटेरियल पर असर डालती है, ठीक है, और एक जो है एक उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में एक तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, जो स्लोप डाउन स्लोप की तरफ होता है, चीजें टूटती हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगती है। तो इस तरह से डेनोनेशन प्रोसेस की जो है शुरुआत हो जाती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होगा? यहाँ पर होगा वेदरिंग, जिससे मैंने आपको बताया पहले भी, मास मूवमेंट हो जाएगा, इरोजन होगा, और बाद में डिपोजिशन होगा। वेदरिंग के तीन कारण होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल, फिर होता है केमिकल, फिर होता है बायोलॉजिकल। हम लोगों ने ये पहले भी स्टडी किया था, राइट। व्हाट इज फिजिकल? फिजिकल होता है अनलोडिंग और एक्सपेंशन की वजह से। मैंने बताया था कि हीट आएगा, मॉलिक्यूल्स की वजह से चट्टाने फैलेंगी और सिकुड़ेंगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन की वजह से भी यही एक कारण होता है। फ्रीजिंग हो जाता है, मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स को सिकुड़ना पड़ेगा, और जो चट्टानों के अंदर जो पानी फंसा होगा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेस घेरेगा तो उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। केमिकल कंपोजिशन में होता है, सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे लाइमस्टोन है तो वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ये तीनों प्रोसेस में वेदरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल में ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल है, या प्लांट उसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। मास मूवमेंट में क्या होता है, जब बड़े चट्टानों के टुकड़े या बड़े हिस्से में एक तरह से जो है मूवमेंट आ जाए अचानक से, ठीक है। ये दो तरह से होता है, स्लो मूवमेंट होता है और रैपिड मास मूवमेंट होता है। स्लो मूवमेंट में क्रीप और सोलिफ्लेक्शन होता है। सोलिफ्लेक्शन में आपको आगे बता दूंगा कि कैसे होता है। मिट्टी धीरे धीरे पानी के साथ नीचे आने लगती है, पहाड़ों में ऐसा रहता है, ठीक है। क्रीप में धीरे 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 जो है ढलान जो है वो सरकनी शुरू होती है, ठीक है। पेड़ उसका जो एक एग्जाम्पल होता है, मैं आपको अभी एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। फिर जो रैपिड मास मूवमेंट होता है, जैसे अर्थ फ्लो हो सकता है, पहाड़ पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है पानी की मिलने की वजह से, क्योंकि वो उसमें जो है वहां पे लिक्विफिकेशन हो जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वहां पे लुब्रिकेंट का काम करने लगता है। पानी पानी मॉलिक्यूल्स को आपस में रगड़ खाने में फिर मदद करता है, वो ढीले पड़ जाते हैं और टूट जाता है, ठीक है। मड फ्लो में भी यही होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो मिट्टी रहती है वो पहाड़ से नीचे उतर आए पानी के साथ, ठीक है। डेब्रिस अवलांच हो जाता है, मतलब ड्राई पहाड़ में पानी नहीं पाएगा लेकिन पहाड़ खिसक रहा है, तो वो डेब्रिस अवलांच हो जाता है, ठीक है। आगे फिर जो है इरोजन होता है। इरोजन में जो एजेंट होता है मेन रनिंग वाटर होता है, ऐसा हिल्स में और माउंटेन्स में होता है। फिर ग्राउंड वाटर होता है जो लाइमस्टोन वाले लैंडफॉर्म में ऐसा क्रिएट करता है। ग्लेशियर्स जहाँ पे बड़े बड़े आइस शीट जो है टूट जाती हैं। फिर वेव्स और करंट जो ओशन के अंदर काम करती है, और विंड जो यहाँ पर एयर में काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। फिर डिपोजिशन में रनिंग वाटर, ठीक है, काम करेगा, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव एंड करंट, यानी कि जो इरोज करेगा वो डिपोजिशन भी करेगा। इरोडन जो इरोड करता है वो डिपोजिट भी करता है। ये एक सिंपल जो है फॉर्मूला इसमें रहता है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग की। जैसे मैंने बताया कि जो वेदरिंग है, जो एक्शन होता है, वो वेदर और क्लाइमेट के कारण होता है, यानी कि किसी भी अर्थ मटेरियल पर जब वेदर, ठीक है, या क्लाइमेट अपना असर दिखाता है, तो वो वेदर या क्लाइमेटिक जो है वो कंडीशन वहां पर उसमें चेंजेस लाती है, और वो चट्टानों को डिसइंटीग्रेट करने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मटेरियल जो है यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा इसको जो है डिफाइन किया जाता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है। मैकेनिकल में जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर काम करता है। केमिकल डिस्कम्पोजिशन में रॉक्स वगैरह जो है वो वेदर और क्लाइमेट के एक्शन से काम करने लगती हैं, सोल्यूबल होने लगती हैं, हाइड्रेट हो जाती हैं,
ठीक है, या उनका कार्बोनेशन हो जाता है। ठीक है, रॉक्स जो है वेदरिंग प्रोसेस में मैंने बताया कि तीनों केमिकल फिजिकल की वजह से टूटती हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं। ठीक है, और वेदरिंग को फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल जो है वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग में कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी। ठीक है, ओवरबर्डन हो जाता है तो लोड जो है वो स्ट्रेस को शेयर करने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, एक्सपेंशन हो सकता है टेम्परेचर की वजह से, जो है ग्रोथ हो सकती है क्रिस्टल की। ठीक है, और एनिमल एक्टिविटी भी उसमें इंक्लूड रहती है। फिर वाटर प्रेशर जो है वो कंट्रोल करता है वेटिंग और ड्राई साइकिलिंग की वजह से। तो ऐसे जो है यहाँ पे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग जो है काम करती है। फिर होता है अनलोडिंग और एक्सपेंशन। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी रॉक में बहुत ज्यादा भार रहता है, ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रेशर को रिलीज करने के लिए धीरे धीरे टूटती है, जैसे आपने हिल्स में देखा होगा। ठीक है, तो इससे अपर लेयर जो है वो धीरे धीरे टूटती है, फिर नीचे की लेयर आ जाती है, फिर वो टूट जाती है। लेयरिंग प्रोसेस में ये लगातार टूटने का काम जो है चलता रहता है। ठीक है, जब एक बड़ा टुकड़ा कोई टूटता है तो उसको यहाँ पे एक्सफोलिएटेड स्लैब्स के तौर पे जाना जाता है, ये एक टर्म होती है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये जो कम कर्व वाली शीट होती है रॉक्स की, ठीक है, वो टूट जाती है और स्मूथ हो जाती है, उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होकर राउंडेड शेप में चला जाता है। ऐसा हमें जो है साउथ इंडिया में देखने के लिए जनरली मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो डोम बनते हैं, स्मूथ डोम बनते हैं, उसको एक्सफोलिएटेड डोम्स के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीटली रॉक, हार्ड रॉक का एक जो है चट्टान है, और ये यहाँ पर ये प्रेशर की वजह से यहाँ पर ये टूटना शुरू हो रहा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ से, ये देखिए लेयरिंग है, पहले ऊपर की लेयर जा रही है, फिर नीचे की लेयर टूटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला रीजन जो है स्मूथ हो जाएगा धीरे धीरे, ये एक इस तरीके से ये कर्व शेप में आ जाएगा टूटकर, और स्मूथ शेप रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की और एक्सपेंशन की। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ पर जो मिनरल है वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो अपने नेबर को पुश करते हैं, तो इससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब चीजें आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, और अलग अलग हीट की वजह से, एक्सपेंशन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चीजें जो है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। ठीक है, और स्मूथ होना शुरू कर देती है। रॉक के अंदर ऐसा होता है, ग्रेनाइट में होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट में जब इस तरह से टूट जाता है और स्मूथ बन जाता है तो उसको टोर बोला जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लोरेशन का एग्जांपल होता है, राइट, मतलब टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, एक्सपेंशन होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर एक्सपेंशन होगा, सिकुड़ेगा, तो इससे रॉक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है। ऐसा होता है, देख सकते हैं आप, ये रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन हो गया। एक्चुअली पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रखे गए, ये कभी एक इस तरीके से एक यहाँ पर एक ऐसे जो है एक इमेजिनरी रॉक रही होगी, और धीरे धीरे इसने टूटना शुरू किया, और टूटते टूटते ये इसके जो है बाकी बचे हुए अवशेष हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि अभी भी इसमें डिसइंटीग्रेशन जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिस्से में देख सकते हैं, नीचे में आपको काफी ज्यादा जो है दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये लगातार जो है एक्सपेंशन हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे रॉक्स के अंदर, तो इससे रॉक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, फ्रीजिंग होता है, फ्रस्ट होता है, इसमें क्या रहता है कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे जाता है, जो मतलब हाई एल्टीट्यूड के जो रीजन है, जो हाई लेटीट्यूड के जो रीजन है, जैसे साइबेरियन रीजन है, ठीक है, टुंड्रा का रीजन है, या यूरोप का अपर पार्ट है, अलास्का वाला रीजन है, उसमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आइस की वजह से और स्नो की वजह से जो है वेदरिंग हो जाती है। मैं इरोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्नो की वजह से इरोजन भी होता है, लेकिन मैं यहाँ वेदरिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने बताया ना कि हाइट एलिवेशन पर या मिड लेटीट्यूड पे फ्रीजिंग होती है, और वो मेल्ट होती है तेजी से। तो फ्रीज होना, मेल्ट होना, फ्रीज होना, मेल्ट होना, वो उसको डिसइंटीग्रेट करती है। तो जो रैपिड फ्रीजिंग है वाटर की, ठीक है, वो एक्सपेंड करती है और हाई प्रेशर क्रिएट करती है, मतलब पानी जम के जो है वो एक्सपेंड होने लगता है। इसके रिजल्टेड क्या होता है कि जॉइंट्स में एक्सपेंशन हो जाता है। मान लीजिए कोई जॉइंट्स था ऐसे करके, और इसमें यहाँ पर जो है इस हिस्से में पानी भर गया और ये फ्रीज हो गया, तो बाद में क्या करेगा, इस जॉइंट में क्रैक पैदा कर देगा, और ये जॉइंट धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं, और फिर चीजें टूटकर बड़ी होके उस एक रॉक के हिस्से से अलग हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है फ्रीजिंग या फ्रस्ट जो है वेडिंग कहलाता है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, फिर होता है सॉल्ट वेदरिंग। अब ये कंडीशन है सोल्यूशन की, ठीक है, या फिर हाइड्रेशन की या क्रिस्टलाइजेशन की। जो सॉल्ट है, सॉल्ट की जो रॉक्स है वो एक्सपेंड होती है थर्मल एक्शन की वजह से, हाइड्रेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बेरियम होता है।
जिसकी जो टेंडेंसी होती है वो एक्सपेंड होने की होती है, वो लगातार टेम्परेचर की वजह से जहां पर भी होगा तो वो एक्सपेंड होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे दोनों, ठीक है। अब ये कब होता है, ये तब होता है जब टेम्परेचर जो है 30 से 50 के डिग्री पर हो, यानी कि ज्यादातर सोल्ट ऐसी जगह पर ही मिलता है, आपको डेजर्ट रीजन में ही सोल्ट देखने के लिए जनरली मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसा माना जाता है कि दुनिया के ज्यादातर डेजर्ट कभी न कभी ओशन के नीचे डूबे रहे हैं, तो बाहर आए तो उनमें जो है इस तरह का कंडीशन रहा, या फिर धीरे धीरे मिट्टी जो है वहां पे सलाइन हो गई, ठीक है, तो इस वजह से रहता है। तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन काफी इफेक्टिव होता है, वेदरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि बारिश आई, ठीक है, हल्का फुल्का गीला हो गया, फिर सूख गया तो क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स की उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, टूट जाता है नमक, ठीक है। अगर आप सीधा नमक खाते हैं तो आपको पता चलेगा वो कैसे क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन होता है जब चीजें घुल जाती है, कार्बन की मात्रा ज्यादा तो कार्बोनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो चीजें वाटर के साथ डिसोल्व हो जाती है, एसिड होते हैं, वो जनरली क्या होता है वाटर या एसिड के साथ डिसोल्व होनी शुरू हो जाती है, जब ऐसा होता है तो उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। मतलब एसिड कैसे होगा भाई, जब बारिश होती है तो बारिश में सल्फर वगैरह मिल जाती है, वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो पानी जो है स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि एसिडिक होने की वजह से वो उस रीजन में काफी बड़ी मात्रा में जो है वहां पे जो रॉक्स होती है उनका सॉल्यूशन कर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉलिड सॉल्यूशन इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि जो मिनरल है वो कितना वीक, कितना सोल्यूबल है उस एसिड के प्रति, यानी कि अगर वीक एसिड है या वो मिनरल सोल्यूबल है तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो उसका जो सॉलिड है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, और वाटर जो है उसको सोल्यूबल कर देता है। काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, पोटेशियम है, ठीक है, ये इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इस तरह का जो वेदरिंग है वो रेनी सीजन में ज्यादा होता है, यानी कि जहाँ रेन वगैरह ज्यादा होता है तो इस तरह का प्रोसेस रहता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट है, ठीक है, या लाइमस्टोन है, ये हाईली सोल्यूबल होते हैं। जैसे इनका कांटेक्ट होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड से, यानी कि जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर उसको सोल्यूबल कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर सोल्यूशन कहलाती है। फिर कार्बोनेशन होता है। कार्बोनेशन में क्या होता है, जब कार्बोनेट और जो है बाई कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं मिनरल्स के साथ, तो जैसे फाल्सपार है, कार्बोनेट मिनरल्स है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमोस्फेयर में और जो सॉइल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और वाटर वाटर उसमें मिल जाता है। मतलब वाटर क्या करता है, कुछ जो है वहां से कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है एटमोस्फेयर से, और पानी उसमें होता है तो वह कार्बनिक एसिड के तौर पे काम करता है, वीक एसिड होता है। लेकिन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, या कैल्शियम बायोकार्बोनेट है, तो वो उसमें सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नितिजन क्या होता है कि जब कार्बन की मात्रा पानी में आने की वजह से कोई चट्टान सोल्यूबल हो जाती है तो वो प्रोसेस जो है वहां पे कार्बोनेशन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन भी एक तरह का केमिकल जो है प्रोसेस होता है जिसमें वाटर ऐड होता है। वाटर क्या करता है, वाटर जो है वो चट्टानों में चला जाता है और उसको एक्सपेंड कर देता है। इससे जो चट्टानें हैं वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, वॉल्यूम उनका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जब पानी सूख जाता है, ठीक है, तो चट्टानों में इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि फैलने और सिकुड़ने की वजह से मॉलिक्यूल लगातार जो उसमें उनके उसमें ज्वाइंट्स और क्रैक बन जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट में ऐसा होता है, जब वो पानी जिप्सम के साथ, मतलब जब कैल्शियम सल्फेट पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। हिली रीजन में आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस जो है काम करता है। फिर होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, जब पानी जो है वो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि मिनरल जो है वो वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीड या हाइड्रोक्साइड आ जाता है। मतलब आयरन है, आयरन पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, और या जो एयर में जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, उसके साथ ऑक्सीडेशन करता है और वो लगातार जो है वो क्रैक होता रहता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन कब रुकता है, जब ऑक्सीजन जो है एब्सेंट हो जाती है, तब जो है रिडक्शन का उसमें प्रोसेस जो है चालू होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाता है। क्लियर। अब है फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जैसे एनिमल जो है ग्रेज करते हैं तो चट्टानों को कुरत देते हैं अपने पैरों से, ठीक है। इंसान जैसे प्लकिंग करता है, खुदाई करता है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिस्से हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
फिर अगला जो इसका हिस्सा है, जो अगला जो पार्ट था जो डायग्राम में हमने देखा था, वो था मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट किस वजह से होता है? वो सीधा ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी लगातार असर डालती है, चट्टान नीचे बैठ जाती है एकदम से, ठीक है। और क्योंकि मास वेदरिंग है, मास मूवमेंट है, मास वेदरिंग है, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि चट्टान का जब एक बड़ा टुकड़ा टूट कर नीचे गिरता है तो वो मास वेदरिंग या मास मूवमेंट का जो है हिस्सा बन जाता है, ठीक है। इसमें जो ज्योग्राफिक एजेंट होते हैं, जिससे रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर एक बड़े हिस्से को बहा कर ले जा सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, विंड हो सकता है। विंड चट्टान को तो नहीं लेके जाती, लेकिन मिट्टी के बड़े हिस्से को डेजर्ट में या जो सेमी डेजर्ट एरिया है वहां पर ऐसा रहता है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि हालांकि ये उतने बड़े एजेंट के तौर पे जो है वो प्ले नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेविटी इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। क्योंकि ग्रेविटी क्यों? क्योंकि पानी अगर किसी टुकड़े को बहाकर लेके जाएगा तो उसमें ग्रेविटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमेशा रहेगा ही, ठीक है। तो जो मास मूवमेंट है उसको हम स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है स्लो मूवमेंट, यानी कि किस तरीके से जो अर्थ है उसमें जो माउंटेनियस रीजन में या जो स्लोप वाला रीजन होता है उसमें कैसे ये जो है स्लो जो है मूवमेंट यहाँ पर करता है। इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्रीप रहता है। क्रीप में क्या होता है? बहुत मॉडरेट स्लोप रहता है, यानी कि स्लोप जो है वो कम रहेगा। सॉइल कवर्ड एक स्लोप होता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह से लुब्रिकेट करने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती है। तो मूवमेंट इतना स्लो होता है कि वो एक बार में आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब बहुत स्लाइट उससे नहीं मिलता है, आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है तब देखते हैं। ऐसा कब मिलता है? जब आप वहां पे जो पोस्ट वगैरह होते हैं, जो खंबे वगैरह होते हैं या जो पेड़ वगैरह होते हैं, उनसे आप उनको देख सकते हैं कि वो जब हॉरिजॉन्टली लीनियरिटी उनमें आ जाती है तो वो आप उसको कवर अप करके देख सकते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर होता है यहाँ पे ये सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन में क्या होता है? स्लो रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें वाटर के साथ लुब्रिकेटेड हो जाता है ये, और वो दिखता है, वो आपको दिखाई देगा कि वो वाटर के साथ लुब्रिकेटेड होकर धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी दोनों मूवमेंट कैसे होते हैं? ये वाला जो है सोलिफ्लक्शन का रहता है, आप देख रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पानी के साथ ये कभी ना कभी जो है कीचड़ टाइप का रहा होगा, और ये मूवमेंट आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं आप ये वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको कई जगह पे इस तरह का मूवमेंट जो है दिखाई देगा, ये वाला, राइट। अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है क्रीप वाला, यानी कि पेड़ पहले सीधे रहे होंगे लेकिन चट्टान जो है वो लगातार नीचे को जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो है वो इनको यहाँ पर पेड़ों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है सीधा रहने के लिए। तो इससे पता चलता है कि यहाँ बहुत स्लो मूवमेंट जो है रह रहा है। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर होता है रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में कैसे अर्थ फ्लो हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है क्ले और सिल्ट जो है वो वहां पे हिल वाले रीजन में जो है नीचे की तरफ चली जाती है। इसको अर्थ फ्लो बोलते हैं। और मड फ्लो में क्या होता है? जब वेजिटेशन नहीं आती है लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो चली जाती है हिल्स की पे पानी के साथ मिलकर, तो उसको मड फ्लो बोलते हैं। और डेब्रिस में कैसे होता है कि जहाँ पे जो ह्यूमिड रीजन है या बिना उसका रीजन है वेजिटेशन का, ऐसा हिल्स में रहता है। जैसे आप अगर ऊपर जाएंगे थोड़ा शिमला से ऊपर जाएंगे, रिकांगपिओ की ओर जाएंगे, तो आपको वहां पे इस तरह का प्रोसेस जो है देखने के लिए मिलेगा। मनाली से ऊपर जाएंगे रोहतांग की ओर, तो वहां पे आपको जो है बिना जो वेजिटेशन के पहाड़ दिखेंगे, तो वहां पे डेब्रिस मूवमेंट होता है, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े पत्थर जो वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं। अवलांच हो सकता है या स्नो अवलांच की तरह जो है काम करता है। ये रैपिड मूवमेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले प्रोसेस में अर्थ फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं आप, वेजिटेशन वगैरह सब आ गया। फिर ये मड फ्लो हो रहा है। मड फ्लो में कैसे? पहाड़ से जो है मिट्टी नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये डेब्रिस अवलांच हो रहा है, यहाँ से जो है ये पहाड़ में से पत्थर वगैरह टूट के नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। फिर होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में जो मटेरियल जो होता है वो मतलब कि रैपिडली जो है ड्राई हो सकता है, ठीक है, और वो बड़े हिस्से से मूव कर जाता है, ठीक है। कई तरह हो सकते हैं, इसमें स्लम्स होता है, डेब्रिस होता है, रॉक स्लाइड्स वगैरह होता है, ठीक है। स्लम्स कब होता है? जब एक रॉक का डेब्रिस जो है पर्टिकुलर रीजन का वो नीचे आ जाए, ठीक है, और उसमें बैकवर्ड रोटेशन हो, ठीक है। और जो स्लोप है वो मतलब वहां पे उसका उसका उसमें मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करे। फिर डेब्रिस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे की ओर आ जाते हैं, राइट। फिर रॉक स्लाइड होता है। रॉक स्लाइड में मतलब इंडिविजुअल रॉक खुद ही जो है नीचे बैठ जाती है, राइट। ऐसे देख सकते हैं। स्लम्स में क्या होगा कि नीचे आई चट्टान और फिर वो
नीचे धंस जाती है ऐसे, ठीक है, मतलब बैकवर्ड जो है उसमें मूवमेंट वहां पर होने लगता है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये डेब्रिस अवलांच होता है, ऊपर से नीचे आ जाते हैं पत्थर, ठीक है, और रॉक में पूरा का पूरा पहाड़ बैठ सकता है। ये इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो है काम करता है, राइट। ऐसे जो है इस प्रोसेस में आप इसको इजिली समझ सकते हैं इस डायग्राम से। चलिए अब आगे, ये था वेदरिंग, पूरा का पूरा प्रोसेस वेदरिंग का था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको समझते हैं इरोजन से। अब इरोजन में क्या होता है, जो इरोजन होता है, इरोजन जो पूरा कंप्लीट होता है उसमें कई प्रोसेस होते हैं। उसमें कोरेजन होता है, कोरेजन होता है, हाइड्रोलिक एक्शन होता है। देखिए होता क्या है कि जब पानी उसमें टक्कर मारता है, ठीक है, तो पानी टक्कर मारने से जो है एक हाइड्रोलिक एक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि पानी में अपनी एक पावर होती है, ठीक है। तो पानी का जो वाटर का जो पावर होता है वो किसी भी और ग्रेविटी की मदद से रास्ते में आने वाली चीजों को तोड़ देता है। लेकिन कब, ये तब होता है जब वाटर का एक मास वॉल्यूम एक ही फ्लो में काम करे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसमें जो है कोरेजन हो सकता है या अब्रेजन हो सकता है। पार्टिकल टूट जाते हैं, टूट के पानी के नीचे की तरफ जो है वो आपस में रगड़ खाते हैं। तो जब पानी के साथ टूटते रगड़ खाते तो वो कोई भी वैली को गहरा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा था, ठीक है, और ये वाटर फ्लो हो रहा था, तो वाटर फ्लोइंग में जो नीचे की तरफ डेब्रिस थे उन्होंने इसको काट काट के और गहरा कर दिया। नतीजन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और दो तरीके से काम करता है, वर्टिकल काम करता है और हॉरिजॉन्टल काम करता है। साइडों को भी काटता है और नीचे से भी काटता है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे जो है जो कोरेजन रहता है। फिर सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्वेंट एक्शन होता है वो सोल्यूबल होता है और चीजों को घोल देता है पानी में। अच्छा, कोरेजन में एब्रेशन भी एक प्रोसेस रहता है, मतलब वो आपस में भी रगड़ खाएगा और जमीन को काटेगा, साइडों को काटेगा और आपस में भी रगड़ खाकर जो है काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर होता है रनिंग वाटर। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग वाटर। अब यहाँ से लैंड का जो प्रोसेस है, जो जोमॉर्फिक प्रोसेस है डिपोजिशन का और जो है इरोजन का, वो शुरू होता है। तो रनिंग वाटर तीन काम करता है, इरोड करता है चीजों को, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और फिर डिपोजिट करता है, ठीक है। इरोजन कब होता है, जब वो अपने मिट्टी के फ्लो को और जो पार्टिकल्स हैं उनको ढलान से नीचे की तरफ धकेलता है। हमेशा जो वाटर इरोजन है वो ज्यादातर 90% जो है वो हिली रीजन में रहता है, क्योंकि वहां पे स्लोप ग्रेडियंट काम करता है ग्रेविटी के साथ मिलके। और वाटर में हाइड्रोलिक एक्शन जो है उसमें सोल्यूबल जो रॉक्स होती हैं या फिर जो अब्रेजन और कोरेजन से जो मटेरियल होता है उसको अपने साथ फ्लो कर लेता है, ठीक है। रॉक मटेरियल जो है उसके साथ फ्लो होने लगता है, ठीक है, रिवर के लोड के साथ। और ये लोड जो है वो क्या करता है, वो ग्राइंडिंग टूल का काम करता है, आपस में काटता है, रिवर बेड को काटता है, आपस में भी चीजों को काटता है और जो है रिवर के चैनल को बड़ा कर देता है, ठीक है। तो ये इरोजन प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि इरोजन से कैसे जो है वहां पे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक यहाँ पर एक वी वैली जो है ये यहाँ पर बन जाता है। आप देख पा रहे हैं कि साइडों से रिवर्स आ रही है और नीचे गिर रही है। ये रिवर क्या करेगी, रिवर इसको नैरो कर देगी। कितना नैरो कर सकती है, इतना नैरो कर सकती है। देख रहे हैं ना, कोलोराडो में रिवर ने पूरे के पूरे चट्टानों को काट, ठीक है, राइट। अब ये वी शेप वैली जो है यहाँ पर बन जाती है। इसको यहाँ पर हम वैली, गॉज और कैनियन का नाम देते हैं, लेकिन तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये वैली का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि वी शेप में बन रही है। ये यहाँ पे कैनियन है, जब वैली बहुत ज्यादा, वैली का जो टॉप मोस्ट एरिया है वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाता है, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन जो ढलान है इसमें आप जो स्लोप का जो ग्रेडियंट है वो स्लो देख सकते हैं, इसलिए इसको वी शेप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ढलान जो है खड़ी है ऐसे दोनों ओर की, तो इसको टी शेप वैली भी बोला जाता है, ठीक है। फिर होता है गॉर्ज। गॉर्ज कब होता है, जब मतलब एक से दूसरे का हिस्सा भी ज्यादा दूर ना हो लेकिन ढलान जो है खड़ी हो, यानी कि वाटर ने एक तरह से वर्टिकल इरोजन कर दिया हो, तो इस प्रोसेस को जो है गॉर्ज बोला जाता है। ये रिवर की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि रिवर वहां पे लगातार जो है काम करता है। तो ये आप डेफिनेशंस को देख सकते हैं गॉर्ज की, कैनियन की, जो है डेफिनेशन यहाँ पर दी। तो इस तरीके से ये इरोजनल प्रोसेस जो है यहाँ पर काम करता है, जो रनिंग वाटर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिर इसमें जब रनिंग वाटर आगे चलता है तो रैपिड्स और वाटरफॉल बनाता है। रैपिड्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो भारी चट्टाने वाटर अपने फ्लो के साथ लेके आता है, उनको डिपोजिट कर देता है, और जो हार्ड रॉक्स होती है उसको काटना शुरू करता है। यानी कि कभी ना कभी चट्टाने फ्लो में स्मूथ रही होंगी लेकिन धीरे धीरे कट गई। अब कटने से यहाँ पे छोटे छोटे, ये जो है छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे जो है ढलान पे झरने बन जाते हैं। इसको रैपिड्स बोलते हैं। अगर आप कभी रिवर राफ्टिंग करेंगे तो आप ये रैपिड्स का जो है खेल को समझ पाएंगे, ठीक है। रैपिड्स को बचाना होता है रिवर राफ्टिंग में, तो उससे बच के थोड़ा निकलना होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है काम यहाँ पर रहता है, राइट, यानी कि बेड रॉक धीरे धीरे कट जाती है। अब यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर ये चट्टान बहुत बड़ी रही होगी, लेकिन टाइम के साथ ये कटती चली गई, ये भी कट जाएगी क्योंकि पीछे की ओर हटती रहती है, तो धीरे धीरे कट जाता है। देख सकते हैं आप, उसके जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो टूटी फूटी चट्टाने हैं। अब पानी जब ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरता है, तो ये हिस्सा ये वाटरफॉल कहलाता है, यानी कि ऊपर वाले छोटे छोटे झरने बनाते हैं, उसको रैपिड्स बोलते हैं। और जब नीचे एक बड़ा बेडरॉक टूट जाता है, एक जो है हार्ड रॉक सॉरी सॉफ्ट रॉक टूट जाता है, तो उसको वहां पे वाटरफॉल का जो है नाम दिया जाता है। जो रेजिस्टेंट रॉक है वो रह जाएगी, बाकी टूट जाएगी। ओके, फिर इस तरीके से यहाँ पे जो है पोर्ट होल्स बन जाते हैं। पोर्ट होल्स क्या होता है, यहाँ पर पोर्ट होल्स जब वाटर ने इरोड कर दिया, जो सॉफ्ट रॉक्स थी उसको इरोड कर दिया, तो छोटे छोटे यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे जो है बन जाएंगे, ये ऐसे। इसको जो है पोर्ट होल्स के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर एक प्लंज पूल होता है, पानी जहाँ पे गिरता है झरने का, तो उसके नीचे एक ऐसे गड्ढा बन जाता है बड़ा सा, तो इसको यहाँ पे प्लंज पूल के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। फिर होता है जो है मिएंडर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इंसाइड जो है इंसीज्ड मिएंडर, इनको इंट्रेंच मिएंडर बोलते हैं। इसके बाद मिएंडर नहीं बनता है, ठीक है, ये मिएंडर की लास्ट स्टेज होती है, और हार्ड रॉक आ जाता है, इसके बाद कटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब मतलब इतनी कटिंग हो जाती है कि वहां पे हार्ड रॉक्स आ जाए, ये कोलोराडो रिवर के टाइप में कोई रिवर होगी और वो बह रही है, तो इसने क्या किया, एंट्रेंस मिएंडर बना दिया, देख रहे हैं ना। अगर ये सॉफ्ट रॉक होती तो ये इतना मिएंडर नहीं बनाती, ये यहाँ से इस रॉक को काट देती और पीछे ये ऑक्सबो लेक बन सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल मिएंडर के बीच में बस यही होता है कि इस मिएंडर में हार्ड रॉक आ जाती है, तो इसको इनसाइड या एंट्रेंस मिएंडर बोलते हैं, ठीक है। रिवर इस तरह से विसर्प बनाती है, इसको विसर्प बोला जाता है। ऐसे नदी ऐसे प्लेन रीजन में ऐसे चलती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे मिएंडर्स का नाम देते हैं। दो तरह के, ये मैंने अभी एक बताया, फिर एक आगे भी आएगा, ठीक है। फिर होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो रनिंग जो है एलुवियल फैंस बन जाता है। अब डिपोजिशनल आ गया कि डिपोजिशनल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब हिल से नीचे उतरती, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, तो अपने साथ जो डेब्रिस लाया है, जो रॉक्स या सैंडस्टोन लाया, तो उसको यहाँ पे प्लेन वाले रीजन में उतरने से पहले इसको जमा कर देता है। ऐसा हरिद्वार में होता है, ऋषिकेश में होता है, ठीक है। वहां पे रिवर जो अंडरग्राउंड होके बहने लगते हैं, बाउल्डर्स, ठीक है, साथ में ग्रेवल्स आप देख सकते हैं। तो ये उसका जो स्लोप होता है माउंटेन का, वहां पर ऐसा देखने के लिए मिलता है। और एक फुट स्लोप जो है वो वहां पर एक प्लेन बना देता है स्लो ग्रेडियंट की वजह से, और वहां पे ये इस तरह का जो है एक कॉन शेप डिपोजिट होता है, जिसको हम एलुवियल फैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिवर डेल्टा बनाती है एंड में, जब रिवर अपना बह रही है, रिवर जब बहती है तो एंड में, एंडिंग स्टेज में यहाँ पे डेल्टा जो है क्रिएट कर देती है। ये देख रहे हैं आप, जितना भी सेडिमेंट लाया है वो समंदर में बहा देती है, और धीरे 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 वहां पे सेडिमेंट जमने लगता है, जिसको डेल्टा का नाम दिया जाता है। ये सर्टिफिकेशंस में होता है, लेयरिंग होता है, 1 2 3 4 ऐसे जो है काम करता है, ठीक है। फ्लड प्लेन और लेवी बनाती है, जब रिवर बह रही है तो रिवर क्या करती है, रिवर एक नेचुरल लेवीज बना देती है, क्योंकि जो डिपोजिशन है वो साइडों में होने लगता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो किनारे पर जो खड़ी हुई ढलाने रह जाती हैं ऐसे, इनको नेचुरल लेवीज बोला जाता है, ठीक है, तटबंध हिंदी में इसको बोलते हैं। और ये जो रिवर है, जो रिवर बह कर आ रही है, ये तो ये नीचे की तरफ बेडर में जो है वो काम करने लगती है इरोजन का। और साइड जब फ्लड आता है तो फ्लड में ये चारों तरफ बह जाती है इन लेवीज को तोड़कर। तो इससे जो पीछे जो बचा हुआ जो डिपोजिट रह जाता है, तो इसको फ्लड प्लेन के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है वो मेंडर का होता है, इसको ऑक्सबो लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि जब रिवर अपने ट्रांसपोर्टेशनल पावर को खोने लगती है, यानी कि अब रिवर में सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करने की पावर नहीं रहती है, तो रिवर क्या करती है कि इस तरीके से स्लो चलती हुई यहाँ पे मेंडर को क्रिएट करती है। उसको जैसे जैसे नेचुरल रास्ता मिलता है स्लोप के अनुसार, तो वो चलती रहती है ऐसे, ठीक है। पास्ट में ये रिवर यहाँ से भी जाती रही होगी ऐसे, लेकिन क्या हुआ कि अब इस रिवर ने इस रास्ते को इरोड कर दिया और ये रास्ता क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये जो पीछे बचा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला आप जो देख रहे हैं, इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सबो लेक, ठीक है, राइट। और यहाँ पे अभी जैसे रिवर चल रही है, तो इस रीजन में भी देख सकते हैं फ्यूचर में क्या होगा, रिवर यहाँ से अपना रास्ता सीधा कर लेगी और पीछे जो है ये वाला ऑक्सबो लेक बन जाएगा, या ये भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो बहुत जेंटल से बहने लगता है,
वाटर जो है वो मतलब कि अपने किनारों पर जो है वो स्लोप बनाने लगता है, और यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड हो जाता है जो एलुवियल डिपॉजिट होता है, ठीक है, इरेगुलरिटीज आ जाती है, और वो धीरे 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 वो जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है विंड से, और वाटर जो है किनारों को काट देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये शेप बन जाती है, ठीक है। इसमें दो तरह के बैंक बनते हैं, एक कनकेव बैंक बनता है, ठीक है, जो कट ऑफ करता है, और दूसरा जो है स्लिप ऑफ कहलाता है, जो कन्वेक्स होता है। ये उसके अनुसार होता है लेंस की शेप, कनकेव और जो है क्या है कॉन्वेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है मेंडर्स बनाती है, क्लियर। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है मेंडर क्रिएट कर रही है धीरे धीरे। ये यहाँ पर एक रिवर ऐसे बह रही थी, उसके सॉफ्ट रॉक को काट दिया, और बाद में रिवर सीधे बहने लगी, और पीछे जो है एक ऑक्सबॉल एक बचा रह गया, ठीक है। फिर होता है बैरिड चैनल। जब रिवर डेल्टा बनाती है तो डेल्टा बनाने से पहले छोटे छोटे चैनल में बढ़ जाती है, इसी को हम यहाँ पे जो है बैरिड चैनल जो है बोलते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैरिड चैनल के तौर पर जो है यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर की, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर जब या फिर जो ग्राउंड वाटर है, जब वो अंदर जाने के लिए, जमीन में जाने के लिए रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, तो रॉक्स के साथ रिएक्ट करने पे वो जो सॉफ्ट रॉक्स होती है उनको जो है सोल्यूबल करने लगता है, तो उसका जो सोल्यूशन होता है उससे जो होल्स बनते हैं उनको सिंक होल बोलते हैं। ये मीडियम साइज हो सकते हैं, स्मॉल से मीडियम साइज हो सकते हैं, राउंड होते हैं, ठीक है, या सब राउंडेड होते हैं, मतलब छोटे मोटे होते हैं, डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम सिंक होल बोलते हैं। अब ये कहाँ पे होता है? ये उस रीजन में होता है जो रीजन लाइमस्टोन से बना होता है, ठीक है। तो वहां पे जो है लाइमस्टोन का एक जो है सॉल्यूशन हो जाता है, और वो सिंक होल में वहां पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये पहले फनल शेप में होते हैं, फिर धीरे धीरे ये बॉटम बॉटम में बड़े होते हैं, और सॉरी टॉप पे बड़े होते हैं और बॉटम में नैरो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, राइट। फिर वो कह रहा है कि जब ये सिंगल होते हैं तो इसको जो है यहाँ पे जो है सॉल्यूशन सिंक का नाम दिया जाता है। और ये जो सिंक होल होते हैं ये बेसिकली जो है पहले सॉल्यूशन होने से बनते हैं, बाद में कोलैप्स हो जाते हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से, और एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिसको बिगर सिंक होल या कोलैप्स बोला जाता है, ठीक है। इसको डोलाइन बोला जाता है जब वो अपने ही भार से टूट जाता है और बड़ा गड्ढा बना देता है, ठीक है। और अगर कई सिंक होल आपस में मिल जाएं तो उसको लैपिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से पे सिंक होल काम करता है, ये होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं पहले ये अपना जो है एक स्लोली एक बनेगा, फिर ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो अपने बाहर से ही गिरने लगेगा अंदर की तरफ इस तरीके से, और फिर दो तीन जो है ये इस तरह से बन जाएंगे, और जब ये सारे इकट्ठे बन जाएंगे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, तो उसको जो है युवाला बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंक होल जो है क्रिएट होते हैं, लेकिन ये वहीं पर क्रिएट होते हैं जहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो लाइमस्टोन या कास्ट प्लेट का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं केव। केव अंडरग्राउंड वाटर जब रिएक्ट करता है, वाटर जब जमीन के नीचे जाने लगता है तो वो नॉन सोल्यूबल रॉक से होकर गुजरता है, लेकिन जहां पर सोल्यूबल रॉक्स होती है जैसे लाइमस्टोन हो सकता है या डोलाइन हो सकता है, तो वो उसको क्या करता है, उसको काटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वहां पे काटने की वजह से वहां पे एक रॉक बन जाती है, ठीक है, और पानी जो है वहां से होके बहने लगता है, टनल टाइप बन जाता है, इसको केव कहते हैं, ऐसे, ठीक है। और इस केव के अंदर पानी अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे नीचे आने की कोशिश करता है, तो क्या करता है कि अपने साथ जो लाइमस्टोन है वो ले आता है और ऊपर छत के साथ जो है उसको डिपोजिट कर देता है। जब छत के साथ डिपोजिट करता है तो इस प्रोसेस को स्टैलेक्टाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर पानी नीचे टपकता है, तो नीचे टपकने में भी उसमें जो है वहां पर लाइमस्टोन की या चूने की मात्रा होती है, तो वो नीचे भी डिपोजिट करने लगता है, ये आप देख पा रहे हैं, तो इसको स्टैलेग्माइट बोलते हैं। और जब ये आपस में मिल जाते हैं, जैसे ये मिल रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, तो इस प्रोसेस को केव पिलर बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें जो प्रोसेस जो जमता है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से डिसोल्व हुआ पानी होता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिपोजिट कर देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट के तौर पे काम करता है, और जब आपस में मिल जाते हैं उसको पिलर या कॉलम जो है बोला जाता है, ठीक है। आता है अब इसके बाद ये था अंडरग्राउंड वाटर से बनने वाले जो है रीजन। इसके बाद बात करते हैं मरीन इरोजन की, यानी कि जो सी वाटर होता है, सी वाटर लगातार काम करता है। सी वाटर में क्या होता है कि लगातार जो है वेव्स की वजह से, उसमें करंट की वजह से उसकी अपनी एक ट्रांसपोर्टेशनल पावर होती है, और वो रास्ते में आने वाली चीजों को तोड़ देती है, क्योंकि सी के अंदर भी चट्टाने होती है, किनारों पर चट्टाने होती है, तो किनारों पर जब वाटर का जब मूवमेंट आता है, वाटर जब आता है वेव्स के तौर पर आता है, ठीक है, क्रस्ट जब वहां पर बनता है, वेव्स ऊपर होती है, तो क्रस्ट को शोर के साथ टूटना पड़ता है, जब वो शोर से टकराती है, किनारे से टकराती है, तो टूट जाती है,
लेकिन इस टूटने में क्या करती है, वो चीजों को आपस में जो चट्टानें उनको तोड़ देती है, और तोड़ के फिर वो उनको बहा कर ले जाती है, और बहा के ले जाने पर वो जब टूटती है चीजें तो उससे इरोडेड लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और जब वो डिपॉजिट होती है तो उससे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये प्रोसेस में हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्यूशन जो है काम करता है। ठीक है, कैसे होता है समझते हैं। क्रस्ट और ट्रफ बनता है, ठीक है, इस तरीके से जो है क्रस्ट बनेगा, और ये पानी ऊपर नीचे जो है वेव में आता है ऐसे, लेकिन पानी में बहुत ज्यादा जो है पावर रहती है, और वो जब वहां पे ऐसे किनारे से टकराता है स्प्लैश के तौर पे, तो वो वहां पे फिर वापस बैकवॉश होता है। तो पानी जब यहाँ टकराता है तो इरोड करता है, और जब वापस होता है तो सेडिमेंट को अपने साथ वापस उसमें सी में लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे सबसे पहले बनते हैं वो टिप्स और बे बनते हैं। अभी आप समझ लीजिएगा, यानी कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो तरह के रॉक्स का कॉम्बिनेशन था, रेजिस्टेंट रॉक थी और सॉफ्ट रॉक्स थी, लेकिन पानी ने लगातार क्या किया, इस सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया, क्योंकि सॉफ्ट रॉक की पहले ही इरोड होगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, वो धीरे धीरे यहाँ पर ये इस तरीके से एक ऐसे जो है नैरो सा एरिया बना देती है, जिसे बे बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनलेट बन जाता है जिसको बे, और कभी कभी जिसका पॉइंट होता है उसे किनारे को हेडलैंड्स की यहाँ पर जो बनता है, इसको केप या हेडलैंड्स के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने केप ऑफ गुड होप सुना होगा। अब पानी क्या करता है कि पानी यहाँ पर जब इरोड करता है तो यहाँ पर जो सॉफ्ट रॉक है वो तो कट गई, और जो प्रेसिडेंट रॉक थी वो रह गई। जो हार्ड रॉक थी वो रहने की वजह से एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, इसको वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और जो खड़े किनारे रह जाते हैं उसको क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, हर ओशन का किनारा बीच नहीं कहलाता है, बीच बनता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो मैरीन इरोजन से जो डिपॉजिट होता है उसको बीच बोला जाता है, और इरोडेड प्रोसेस जो इरोडेड एरिया होता है उसको क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, आपको ग्रीस में इटली में इस तरह के जो है प्रोसेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे लैंडफॉर्म जो है वो लाइमस्टोन से है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है यहाँ पे क्लिफ जो है बन जाता है। ठीक है, बाकी आप डेफिनेशन में पढ़ लीजिएगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं। धीरे धीरे क्लिफ जो है वो आर्क में कन्वर्ट होने लगता है ऐसे, क्योंकि बीच से सॉफ्ट रॉक टूटने लगती है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आर्क में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर उसके बाद ये आर्क बनता है, फिर आर्क धीरे धीरे जब टूट जाएगा ये यहाँ से, ठीक है, तो वो स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बीच वाला जो हिस्सा है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो टूट जाएगा, फिर स्टैक में कन्वर्ट होगा, और स्टैक धीरे धीरे टूट के स्टंप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर जो है ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख पाएंगे इसको इजिली, जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ठीक है, ये आप शायद देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये उसको दिखाया सिंपल फॉर्म से कि पहले इस तरह से केव बना, फिर केव से यहाँ पर जो है आर्क बना, आर्क से ये बीच वाला हिस्सा टूट जाएगा, तो ये यहाँ पर स्टैक बना, फिर स्टंप बना, यानी कि पहले ये भी आर्क रहे होंगे, फिर ये स्टैक और स्टंप में कन्वर्ट हो। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे जो नेक्स्ट है फिर वो है मरीन डिपोजिशन। अब ये तो इसका इरोडेड था, अब मरीन डिपोजिशन से क्या होता है, इससे बनते हैं बीच। ठीक है, टेम्पररी होते हैं और रॉक को कवर करते हैं। ठीक है, वेव कट जो है प्लेटफॉर्म जो है बन जाता है, लेकिन वहां डिपोजिशन हो जाता है जो अपना जो वहां पे सैंड वगैरह होता है। फिर बार बनते हैं, फिर बैरियर बनते हैं, फिर स्पिट और हुक बनते हैं, फिर जो है टोम्बोलोस बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये यहाँ पर जब यहाँ पर सैंड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये रीजन जो है बीच कहलाता है। ठीक है, और जब दो कोई भी रीजन जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए इस रेत की वजह से, इस सैंड की वजह से, तो ये टोम्बोलो कहलाता है, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर जो किनारों में जब कोई भी यहाँ पे ऐसे ये सेडिमेंट इकट्ठा होने लगता है और ये इस तरह से कर्व का शेप ले ले, तो ये स्पिट कहलाता है। ठीक है, और यही अगर बहुत बड़ा रूप ले ले, आगे तक चला जाए, तो हुक कहलाता है। और पीछे जो लेक बन जाती है इसके लॉक होने की वजह से, इसको लैगून लेक बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है लैंडफॉर्म यहाँ पर क्रिएट होती है, ये ऐसे देख सकते हैं, ये बीच है अपना। ठीक है, और ये टोम्बोलोन है कि यहाँ से एक आइलैंड को वो दूसरे आइलैंड से कवर कर रहा है, उसको जो है कनेक्ट कर रहा है, यानी कि सी ने वहां पे सैंड को डिपोजिट कर दिया। ठीक है, ये आप स्प्लिट देख सकते हैं, फिर ये धीरे धीरे हुक में कन्वर्ट हो गया, और ये धीरे धीरे यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, और पीछे जो लेक रह जाएगी लैगून लेक होगी। ये याद रखिए कि लैगून लेक हमेशा ऑस्मिक वाटर से बनती है और सॉल्ट वाटर लेक होती है। इंडिया में चिल्का, कोलेरू और पुलिकट जो लेक इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए
तो इस तरीके से ये रीजन जो है ये यहाँ पे क्रिएट होता है, राइट। अब मैं आपको सेकंड पार्ट में जो है नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स आपको कराता हूँ, ठीक है।